हेलो, यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इवनिंग या आफ्टरनून? आफ्टरनून। टेम्परेचर के हिसाब से आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड? ओके। सो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी को। वैसे भी अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, डेली क्लासेस नहीं है। सो आकाश में थोड़ा स्लो कर दो ना इसमें, या तो स्लो नहीं होता होगा तो बंद कर दो। सो हम लोग देख रहे हैं द बैलेंस शीट फॉर्मेट। उसमें हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले हमने देखना शुरू किया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, जिसके अंदर में पहला मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर में हमने देखा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर में फिर वैसे तो डायरेक्ट बैलेंस शीट के फेस पर उसका फिगर आ जाता है, लेकिन उसकी डिटेल्स कहाँ मिलती है? इन द नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल की क्या बनती है, उसमें रहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। ये दोनों जो फिगर्स रहते हैं, दीज आर नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। एंड देन आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में तीन टाइप के कैटेगरीज आती हैं, हम बोल सकते हैं। क्या क्या? एक जिसमें पूरा अमाउंट कॉल अप किया है लेकिन कुछ अरियर्स हैं। एक जिसमें कॉल अप ही कुछ पूरा नहीं किया है लेकिन जितना किया है उतना पूरा मिल गया है, मीन्स देर इज नो अरियर्स। और तीसरा जिसमें पार्टली कॉल्ड अप बट इन स्पाइट ऑफ दैट देर आर से सम अरियर्स। तो तीन टाइप के सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप में अमाउंट्स रह सकते हैं। ये सारे जो अलग अलग हेडिंग्स हैं उसके अंदर जब लिखा रहता है डिटेल्स, तो इट हैज टू बी, इट इज मेंशन्ड सेपरेटली। इक्विटी शेयर्स, क्लासेस ऑफ शेयर के हिसाब से इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एंड विद इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऑल्सो देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी में भी ₹10 फेस वैल्यू का शेयर हो सकता है, ₹20 फेस वैल्यू के शेयर्स हो सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स विद इन दैट। एज वी डिस्कस्ड, इक्विटी और प्रेफरेंस में मेनली डिफरेंस क्या है? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स are also the owners of the company, but they are not involved in all types of decision making, just like equity shareholders. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो वक्त में प्रेफरेंस मिलता है, दो अलग अलग समय पर प्रेफरेंस मिलता है। एक मिलता है डिविडेंड पर, जब डिविडेंड पे किया जाता है तो बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड हैज टू बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एंड दूसरा मिलता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है, सो फर्स्ट the amount is paid to the all external liabilities, and then जो बचता है वो शेयर होल्डर्स का रहता है। उसमें भी सबसे पहले पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उनको प्रेफरेंस मिलता है, एंड देन पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बराबर है? ये हम लोग ने देखा है। अब यदि हम लोग बात करें तो इसके अंदर में और क्या क्या चीजें देख रहे थे हम लोग, देखिए। सो बुक में यहाँ तक के हो गया, पेज नंबर 10 तक के ये फॉर्मेट हम लोग देख रहे थे। फिर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इसकी भी बात हुई है। अल्टीमेटली बैलेंस शीट के जो फेस पे जो फिगर आता है वो कॉल्ड अप है कि सब्सक्राइब्ड है? वो कौन सा अमाउंट रहता है? पेड अप। द आंसर इज पेड अप। उस दिन भी आपको 4 ऑप्शन दिया था, चारों गलत थे। आज 2 ऑप्शन दिया, दोनों गलत है। इसका मतलब यू नो यू शुड नॉट ट्रस्ट विच पर्सन इन दिस क्लास। तो मेरे पे विश्वास करोगे तो फंसोगे, ठीक है? तो इसलिए क्या सीखने में आया आज की क्लास में कि मुझ पे विश्वास नहीं करना। हाँ, ये चीज फटाक से सीख जाते हैं अपन। हाँ, ये सही बोल रहे सर, आप भी इंसान हो, विश्वास करने लायक हो। टू बी ट्रस्टवर्दी यू मस्ट बी वर्दी ऑफ ट्रस्ट। सो मैं तो नहीं हूँ आपके लिए, मैं तो आपको गलत गलत ऑप्शन दे रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ, मैं आपको राह भटका रहा हूँ। सो क्या कर सकते हैं, है ना? जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जैसे तैसे अपनी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी। सो ultimately it is the paid up capital which appears on the face of the balance sheet. Why? Because हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का वैल्यू लेते हैं, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कॉल्ड अप अमाउंट माइनस कॉल्स इन अरियर्स करते हैं। तो उससे हमको क्या मिलता है? पेड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट, उसमें से कितना पैसा नहीं मिला उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं पेड अप अमाउंट। और मैंने आपको बताया था कभी कभी कोई कोई शेयर होल्डर्स आगे का भी पैसा अभी दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, ये वाला अमाउंट हम लोग शेयर होल्डर्स फंड में नहीं दिखाते हैं, इसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग? करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज। जब तक के वो कॉल्स करते नहीं है तब तक के उसका अमाउंट उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। सो ये हम लोगों ने देखा है। फिर पेड अप कैपिटल के बारे में बात हुई। कॉल्स इन अरियर्स के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। नाउ यू आर फैमिलियर विद द टर्म calls in arrears means the amount not received by the company
against the amount called up by it towards share capital. Shares against which the calls are in arrears are shown as subscribed but not fully paid up at the amount received by the company against those shares. तो नेट में जितना नेट पैसा मिला वो दिखता है यहाँ पर. तो अगर 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज ईच नहीं मिला तो पहले तो कॉल्ड अप अमाउंट पूरा दिखता है. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड अप. तो यदि हम लोग मार्क करें सो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट में दो चीज आती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अप अमाउंट एंड ये भी कॉल्ड अप है. ये तो कॉल्ड अप भी है और यही अमाउंट पेड अप भी है क्योंकि तो फुल्ली पेड है. जितना कॉल किया है पूरा फेस वैल्यू का पूरा मिल चुका है. और लेकिन नीचे की कैटेगरी में कॉल्ड अप अमाउंट 1 लाख है और उसका पेड अप अमाउंट कितना है? पेड अप अमाउंट 80,000 है. 20,000 पेड अप नहीं है. 20,000 को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स. उसका नाम तो यहाँ पर लिखा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नॉमेनक्लेचर, है ना. वी नीड टू बी फेमिलियर विद दिस. कॉल्स इन एडवांस जो मैंने आपको बताया था यहाँ लिखा है. A company, if its articles of association permits, now there are two main documents with the company registers. एक होता है MOA और एक होता है AOA. थोड़ा तो पढ़ा होगा ना थियरी में, बिजनेस स्टडीज में. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने देखा कैपिटल क्लॉज में नंबर ऑफ शेयर्स का मेंशन रहता है. लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने देखा, हम ये यहाँ पर ये देखते कि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर परमिट करता है तो ही कंपनी कॉल्स इन एडवांस रिसीव कर सकती है. यदि किसी शेयर होल्डर ने पे कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करता है तो वो रिफंड करना पड़ता है. लेकिन अगर अलाउ करता है तो कंपनी वो पैसा लेकर के कॉल्स इन एडवांस नाम के अकाउंट में रख सकती है, जिसको शो किया जाता है अंडर द माइनर हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटीज, अंडर द मेजर हेडिंग करंट लाइबिलिटीज. समझ रहे बेटा? सो यस, besides the above the following information is given on in the notes to account. नोट्स टू अकाउंट में और क्या क्या रहता है? तो शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कितने शेयर्स हमने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश अलॉट किए हैं? फॉर एग्जांपल आपको उस दिन बताया था हमने किसी वेंडर से बिल्डिंग खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदा है, या हमने किसी और से बिजनेस खरीदा है, बदले में हमने अपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं. सो दे आर कॉल्ड एज शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सब्सक्राइब कैपिटल का भी पार्ट होता है ये. And shares allotted as fully paid up bonus shares. Also there may be shares allotted as fully paid bonus shares. So Companies Act allows the companies to issue bonus shares to the existing shareholders. But bonus shares cannot be partly paid. Bonus shares have to be fully paid. Fully paid bonus shares issue कर सकती है. तो bonus shares से क्या होता है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं. ओके, जो कंपनी का जो वर्थ कुछ उसमें चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनका जो प्रॉफिट है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है. उनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा पड़ा रहेगा, उसको वो लोग शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इफेक्टिवली जैसे हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसमें क्या करते हैं हम लोग? P&L अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो यहाँ पर भी इफेक्टिव एंट्री वही होती है बोनस शेयर्स के केस में. अल्टीमेटली प्रॉफिट्स को यूज करके इशू करते हैं हम लोग. सो प्रॉफिट्स को करते हैं डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट अल्टीमेटली. बट देन उसकी प्रॉपर पूरी अकाउंटिंग होती है जो हमारे लिए 12th के सिलेबस में है नहीं एप्लीकेबल. बस हाँ, बोनस शेयर्स के रूप में एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जा सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. अगर जैसे आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपको यदि बोनस शेयर्स मिलता है तो कोई ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक शेयर का वर्थ उतने से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है. जैसे पहले आपके पास में मान लो 10 शेयर थे और एक शेयर का मार्केट वैल्यू 1000 रुपये था, तो टोटल आपके पास कितने वर्थ के शेयर्स थे? 10,000. अब आपको 10 शेयर्स के बदले में और 10 शेयर्स मिल गए, तो अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए? 20 शेयर्स. अब मार्केट वैल्यू हो जाएगा 500, तो अभी भी वर्थ कितना रहेगा? 1000. सो उससे कोई ऐसा फायदा नहीं होता है. लेकिन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा इजीली फूल किए जा सकते हैं. तो कोई कंपनी अनाउंस करती है बोनस शेयर्स दे रहे, बोनस शेयर्स दे रहे, तो कई लोग खरीद लेते हो कंपनी के शेयर्स, अरे बोनस मिलने वाला है. वी जनरली एसोसिएट द टर्म बोनस विद समथिंग, समथिंग गेन्ड, है ना, कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है फ्री का. एंड इंडियंस वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ फ्रीबीज. हमको तो कोई भी चीज फ्री में मिल जाए तो हम तो पहले दौड़ते हैं वो चीज पकड़ने को, राइट. सो मतलब वी डोंट थिंक कि उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है. खैर यहाँ पर वो रियल सेंस में फ्री नहीं है, उसका कोई कॉस्ट भी नहीं है. बोनस शेयर्स दे दिया तो मतलब सिर्फ कंपनी ने अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया, ऐसा बोलते हैं. जो अमाउंट रिजर्व्स में पड़ा था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया. तो इट इज जस्ट बुक एंट्री बोल सकते हैं, उसका कोई खास
रियल मार्केट वैल्यू पर या शेयर होल्डर के होल्डिंग पर कोई खास फर्क नहीं आता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में कभी कभार सेंटिमेंटल वैल्यू रहती है, लोग पागल की तरह कोई शेयर खरीदते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है। एंड द मार्केट वैल्यू मे नॉट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। ये भी आपको समझना है ना। कोई कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कुछ चल रही है, बट दैट मे नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्चुअल वर्थ ऑफ दैट शेयर। इसीलिए तो ये सब इतना स्टडी करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट को स्टडी करते आना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस विच पीपल डू इन द स्टॉक मार्केट, ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले जो काम करते हैं। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फंडामेंटल एनालिसिस, बिकॉज दीज आर द फिगर्स विच आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। एंड इससे हमको एनालिसिस इससे करते आना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर किस चीज़ की ग्रोथ होना चाहिए, हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट वी नीड टू सी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीई रेशियो। तो पीई रेशियो में क्या देखते हैं हम लोग, एनीबॉडी? पीई रेशियो, यस? नहीं 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 नहीं, ऐसे गैस मत करो। प्रॉफिट इक्विटी नहीं, पीई रेशियो, नोबॉडी? प्राइस टू अर्निंग, वेरी गुड। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। सो ये 10वीं के पहले बच्चों को आना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी बात है। सो जैसे आप लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हो तो वहां पर वो लोग कंपनी के प्रॉफिट्स पूछते हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना कमाया था, तो वो उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर कंपनी का वैल्यूएशन लगाते हैं। ये शार्क्स सही में शार्क्स होते हैं, तो ये लोग काफी श्रूड रहते हैं, ये लोग दिमाग में सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। और ऑब्वियसली जिसको वो स्केल पर ग्रो करना है, हिज कैलकुलेशंस हैव टू बी फास्ट। तो पी रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब कंपनी अगर मान लो 1000 सीआर की अर्निंग है कंपनी की, तो और उसका पीई रेशियो 20 है, मतलब कंपनी का वर्थ कितना है? 20,000 सीआर। समझ रहे क्या? तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20,000 करोड़ इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स एंड 1,000 करोड़ इज द अर्निंग। सो व्हाट इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो? 20 करोड़ नहीं, 20 इज द रेशियो। समझ रहे क्या? ये रेशियो से वैल्यूएशन समझ में आता है कि कोई कोई कंपनीज रहती है जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई चलता है, ओके, जो कंपनीज की मोनोपोली है या जो कंपनीज की बहुत डिमांड है, जिनके शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं, जिसमें बहुत फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, तो लोग तो वहां पर बहुत हाई पीई रेशियो देने को तैयार है। मतलब कंपनी के 1 रुपी अर्निंग के बदले में वो लोग 20 टाइम्स 30 टाइम्स, 20-30 तो नॉर्मल है, लेकिन समटाइम्स इट में बी इवन मोर देन 100 टाइम्स पैसा देने को तैयार होते हैं मार्केट में। सो ये ऐसे पता करते हैं कि कंपनी का शेयर सस्ता है कि महंगा है। पी रेशियो इज वन ऑफ द मैट्रिक्स फॉर वैल्यूएशन। सो इट हैज नथिंग मच टू डू विद द कंपनीज बैलेंस शीट। हम लोग पी रेशियो में ई वाला जो पार्ट है वो हमारे बैलेंस शीट या फाइनेंशियल से लेकर आते हैं, पी वाला जो पार्ट है वो किधर का है? वो मार्केट वैल्यू है। सो बेसिकली मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये अनफॉर्चुनेटली अपने 12th के सिलेबस में भी नहीं है, विच इज रियली शॉकिंग कि भाई ये तो रहना चाहिए था बेसिक्स, तो पी रेशियो तो हर किसी को पता रहना चाहिए कि क्या होता है ये। आपने मान लो एक बिजनेस शुरू किया, आपको उसमें एक नया पार्टनर जोड़ना है, तो वो पार्टनर किस वैल्यू पे आपके बिजनेस में जुड़ेगा? तो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट ही विल सी इज कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, एंड अनदर थिंग ही विल सी वेदर वो प्रॉफिट में आगे ग्रोथ का पोटेंशियल है क्या। अगर ग्रोथ का पोटेंशियल है तो आप वो प्रॉफिट को ज्यादा बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कर सकते हो बिजनेस को। अगर ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है तो फैक्टर कम रहेगा, दैट फैक्टर इज पी रेशियो। सो उसमें जो अर्निंग वाला पार्ट है एटलीस्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। कुछ समझ रहे क्या? फेस वैल्यू कोई काम का नहीं रहता है। वेन एवर यू परचेज एनी शेयर ऑफ एनी कंपनी, यू डोंट बॉदर अबाउट द फेस वैल्यू। अरे तू पागल है क्या, तूने 1 रुपए का शेयर खरीदा, मैंने तो 10 रुपए वाला शेयर खरीदा है। ऐसा कोई नहीं रहता है, कोई सिस्टम नहीं है। फेस वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मार्केट वैल्यू, उसका जो मार्केट प्राइस है, और फिर ये बाकी बहुत सारे जो मैट्रिक्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। सो अपने को लेकिन फेस वैल्यू का कहाँ यूज आता है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, कैसी कैसी फालतू फालतू हेडलाइन आती है कि 3,000 ये कि 1 रुपए के शेयर पे कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। इट इज सच अ मिसलीडिंग हेडलाइन। ये 1 रुपए बेटा फेस वैल्यू है, ओके, 1 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर का मार्केट में प्राइस हो सकता है 3,000 रुपए है। अब 3,000 के शेयर पे एक्चुअल में 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, विच इज नॉट अ बिग डील, ये तो 1% से भी कम है। तो ऐसा समझना है अपने को। नहीं, पब्लिक में परसेप्शन कैसा बनाया जाता है
कि भाई 10 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है, तुम 1 रुपए का शेयर खरीदो तो 1 रुपए का शेयर कितने में मिल रहा है ये तो समझ लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि सस्ता शेयर चाहिए, है ना, महंगा शेयर बोले ऑलरेडी महंगा हो गया है, सस्ता शेयर और कितना गिरेगा बोले। तो जैसे कि ये यस बैंक का शेयर है, 17 रुपए का शेयर, 16-17 रुपए का शेयर, लोगों को बड़ा सस्ता लगता है तो लोग ये शेयर खरीदते हैं। बट ये जो सस्ते शेयर यही बहुत महंगे पड़ते हैं। 17 रुपए उसका मार्केट वैल्यू है, डोंट इवन बॉदर अबाउट द फेस वैल्यू। अब वो लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी तो 17 रुपए तक क्रैश हो चुका है, और कितना क्रैश होगा? अरे भाई वहां से भी जीरो तक आने का पोटेंशियल रखता है। 17 से 8.5 पे आ गया मतलब और 50% क्रैश हो गया, 8.5 पे आ गया तो भी और 50% क्रैश हो सकता है, 4.25 पे आ जाएगा। सो सस्ता शेयर लोग ऐसे देखते हैं। मेरे एक रिलेटिव को मैं मतलब वो पूछ रहे थे मुझे शेयर की टिप्स, तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो सब शेयर ऐसे हजार रुपए के उसके मार्केट प्राइस था एक एक शेयर का। क्योंकि जो अच्छी कंपनीज है, जो प्रॉपर इन्वेस्टर्स है, वो ये नहीं देखते ना कि वो शेयर का आज प्राइस कितना है। आप 17 रुपए के शेयर में भी अगर आप 17,000 रुपए डाल रहे हो तो आपको 1000 क्वांटिटी मिल रही है। तो जैसे मैंने नेस्ले का शेयर खरीदा था से अराउंड वो 18,000 रुपए का था, 18,000 रुपए का एक शेयर था। बाद में कंपनी ने स्प्लिट कर दिया, ओके, तो कंपनी का एक शेयर जो है वो 10 शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो उसका मार्केट वैल्यू 1800 रुपए हो गया, मतलब इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 10 हो गया। तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी एज अ शेयर होल्डर, समझ रहे हो? बट लोग बोलते हैं कि सस्ता शेयर मतलब नहीं, 50 रुपए से कम वाला शेयर चाहिए। तो ऐसा नहीं चलता है। डू यू ओनली वांट टू इन्वेस्ट 50 रुपीज? उससे क्या आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी? नहीं, आप कम वाले शेयर की भी बहुत क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। सो आपने ये देखना ही नहीं चाहिए कि शेयर का मार्केट वैल्यू कितने रुपीज है एब्सोल्यूट टर्म्स में। क्या देखना चाहिए कि वो अर्निंग का कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द अर्निंग इज द मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं पीई रेशियो। सो थोड़ा सा बुक का तो नॉलेज हम लोग पूरा हासिल करेंगे, थोड़ा सा बी ओपन टू ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। नाउ दैट वी आर लर्निंग अबाउट कंपनीज, तो इन फ्यूचर यू विल बी डीलिंग विद कंपनीज, either you will be inside a company, or you will be the owner of a company, or you will be an investor in a company, or you will advise people to invest in a company or to sell a company or to run a company। तो पूरा काम तो कंपनी का ही करना है हम लोगों को फ्यूचर में। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही काम को स्केल अप किया जा सकता है ना। देयर आर सम एक्सेप्शन सच एज अमूल जो कि कोऑपरेटिव फॉर्म में चल रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेस्ला, ओके, मेनी ऑफ दिस आर ऑल आर फंक्शनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। तो हमको कंपनी की अकाउंट्स कैसे चलती है, उसमें क्या पेक्यूलरिटीज रहती हैं, ये सारी चीजें समझना चाहिए। सो अभी तो हम लोग सिर्फ अकाउंट्स वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाती है, और अभी तो सिर्फ नाम से हम लोग वाकिफ हो रहे हैं, लेकिन उसका आगे यूज क्या है, भयंकर यूज है, तो वो हम लोगों को वो भी चीज समझ में आना चाहिए। इज दैट ओके? सो मैं आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा पीई रेशियो के बारे में बात किया, मार्केट प्राइस के बारे में बात किया, उसका कहीं भी मेंशन आपको पूरी किताब में नहीं मिलेगा। पूरी तीनों किताबें छान मारो, देयर विल बी नो मेंशन ऑफ मार्केट प्राइस। बट देन रियल लाइफ में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेमिक ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। मार्केट प्राइस देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि वो शेयर महंगा है कि सस्ता है, कंपेयर टू द अर्निंग, मार्केट प्राइस कंपेयर टू द अर्निंग। उसको ग्रे मार्केट प्राइस नहीं बोलते, ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, नहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता कि जो शेयर अभी लिस्ट होने का है तो वो पहले ही वो अनलिस्टेड है, तभी वो कितने प्रीमियम पे लोग खरीदने को तैयार हैं, दैट इज अ ग्रे मार्केट प्रीमियम। लिस्ट हो गया मतलब कि पब्लिक भी उसमें सब्सक्राइब कर सकती है, बस उससे हमको आइडिया लगता है कि वो शेयर में हम प्रॉफिट एंटिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड इट इज ऑल रन बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जस्ट लाइक एनीथिंग इन द मार्केट, in a capitalistic world, share prices are also driven by demand and supply, and at the same time we should be aware that there are very big operators at play in the financial markets। तो हम तो अगर एक छोटे से इन्वेस्टर है तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर आपको एक कंपनी के बहुत सारा शेयर्स खरीद के बैठ गए, आपकी कैपिटल का आपने 80% उसी में डाल दिया, तो डूब भी सकता है। इट्स अ वेरी बिग रिस्क, ओके, बिकॉज देर आर ह्यूज बिग प्लेयर्स हु आर प्लेइंग आउट देयर इन द मार्केट, जो क्रैश भी करवा सकते हैं उनकी विल पर, जो उसको बढ़वा भी सकते हैं। तो थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, देयरफॉर पर्सनली आई प्रीफर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, चलो वो फाइनेंस की बातें हो गई। अकाउंट्स इज क्वाइट अ ड्रायर टॉपिक एज कंपेयर टू फाइनेंस, लेकिन फाइनेंस अपनी सिलेबस में है नहीं, अपनी सिलेबस में है अकाउंट्स।
फाइनेंस समझने के लिए अकाउंट समझना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश की पोएट्री समझने के लिए पहले अल्फाबेट समझना पड़ेगा ना, वैसा है। पहले अल्फाबेट सीख लेते, दिस इज द बेसिक अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश ऑफ फाइनेंस। उसके बाद में आगे फाइनेंस की जर्नी में तो आप लोग खूब मचा सकते हो। इधर आप एमबीए करोगे, सीए करोगे, आप फाइनेंस सीएफए करोगे, फाइनेंस में तो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। देन कॉल्स इन अरियर्स आर शोन एज अ डिडक्शन, यस। अमाउंट इन फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ऑल्सो शोन इन द नोट्स टू अकाउंट। फोरफिटेड शेयर्स का मीनिंग आपको मैंने उस दिन जस्ट एक बताया था। कैन एनीबॉडी टेल मी क्या बताया था? फोरफिटेड शेयर्स सीज कर रहे, जब्त कर रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज कॉल किया था, लेकिन शेयर होल्डर ने 4 ही रुपीज दिया, इन स्पाइट ऑफ द टाइम अलाउड आगे का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी चाहे तो फोरफिट कर सकती है। इज इट मैंडेटरी? नो। चाहे तो वो 4 रुपीज फोरफिट कर सकती है एंड बाद में वो शेयर को री इशू कर सकती है। ओके, तो जब तक के फोरफिट करके री इशू नहीं किया, तब तक के फोरफिटेड वाला अमाउंट ऐसे नीचे नोट्स टू अकाउंट में आप उसी नोट में ऐड कर देते हो, क्योंकि वो अमाउंट अभी शेयर कैपिटल से हट चुका है। जब आप शेयर फोरफिट करते हो तब आप क्या करते हो? आप करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले आपने क्रेडिट किया था शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये एंट्री हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कुछ क्रेडिट बैलेंस जमा हो जाता है which represents the amount which is forfeited by the company as of now। बाद में वो अमाउंट यूज किया जा सकता है टू री इशू द शेयर्स एट अ डिस्काउंट। यदि कंपनी चाहे तो वो शेयर्स को बाद में डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है। यदि कंपनी डिस्काउंट, अगर कोई किसी को डिस्काउंट पे नहीं चाहिए, महंगे में खरीदने को तैयार है लोग, तो जितना री इशू कर दिया, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जितना बैलेंस बच जाता है री इशू के बाद भी, उसको हम लोग सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए प्रॉफिट के नेचर का रहता है। किस टाइप का प्रॉफिट रहता है? वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट रहता है, क्योंकि वो रोजमर्रा के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोविजन से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। रोजमर्रा के जो कंपनी के जो रेवेन्यू से प्रॉफिट होता है वो हमारे जनरल पीएनएल में आता है, या वहां से सरप्लस में जाता है, या जनरल रिजर्व में जाता है। लेकिन ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये कंपनी के शेयर से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, शेयर कैपिटल में प्रॉफिट हुआ है, सो उसको कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं अगर प्रॉफिट होता है तो, राइट। अभी जब तक कि री इशू नहीं किया तब तक के तो वो यही पड़ा रहता है अमाउंट। इज दैट ओके? सो दिस इज फोरफिटेड शेयर्स, ये भी यहां पर ऐड हो जाता है। देन इन द केस द कंपनी हैज री इशूड, देखो वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर री इशू में गेन हो जाता है, कुछ री इशू में गेन हो गया, मान लो पहले 4 रुपए फोरफिट किया था, बाद में अपने 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में री इशू कर दिया, तो आपको डिस्काउंट कितना अलाउ करना पड़ा? सिर्फ 1 रुपए, जबकि आपके पास तो 4 रुपए पड़े थे, तो उसमें से 1 रुपए डिस्काउंट में लग गया, बाकी का 3 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इन अ अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। एंड डोंट वरी, एग्जैक्ट अकाउंटिंग के साथ में ये चीजें, खास करके ये स्टेज तक के हम लोग पढ़ने वाले हैं इन अनदर चैप्टर टोटली। उसके बाद आकर के ये पॉइंट वापस पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा आफ्टर दैट। इज दैट ओके? सो अभी वी कैन से दैट हम लोग ने ये शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल वाला जो पार्ट है ये अभी किया। तो ऑलवेज कीप द हेलीकॉप्टर व्यू इन माइंड कि हम लोग ओवरऑल कहां पर थे। ओवरऑल आपको बताया था एनुअल रिपोर्ट, उसके अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर में बैलेंस शीट, उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर में इक्विटी, इक्विटी का दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हम लोग ने अभी पहला टॉपिक किया। ओके, now we move on to the next topic called as reserves and surplus. This is the minor heading under this major heading. तो reserves and surplus, reserves के बारे में थोड़ा सा depreciation chapter के बाद पिछले साल आया था, लेकिन तब उतना क्लियरली नहीं समझा होगा, बिकॉज इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न इट डज नॉट मैटर कि आप अलग से रिजर्व्स में पैसा रखो या आप कैपिटल में ऐड कर दो, क्योंकि एक ही ओनर है। बट फॉर अ कंपनी इट मैटर्स, क्योंकि कंपनी के केस में कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को, देखिए पहली बात तो प्रॉफिट के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है एसेट साइड में, अल्टीमेटली कैश बैलेंस बढ़ेगा, हमारे नेट एसेट्स बढ़ेंगे, लेकिन दूसरा इफेक्ट होता है कि अल्टीमेटली इट लीड्स टू आवर प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट का अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। तो अल्टीमेटली समझो हमारा सारा काम कैश में है, हम लोग गुड्स खरीद के बेचते हैं और कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं। हम लोग गुड्स साल भर में हमने गुड्स खरीदे 80 लाख रुपीस के और बेचे गुड्स 1 करोड़ रुपीस के और कोई खर्चे नहीं, पूरा खर्चा 80 लाख में आ गया।
और गुड्स बेचा 1 करोड़ में, तो हमने कितने का प्रॉफिट कमाया? 20 lakhs का। तो एक तरफ तो 20 lakhs से हमारा कैश फ्लो बढ़ गया है ना, वो तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया नेट नेट, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट किधर गया? आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट में 1 करोड़ गया, करेक्ट, सेल्स अकाउंट में 1 करोड़ क्रेडिट हुआ, परचेस अकाउंट में 80 लाख डेबिट हुआ, तो नेट नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 लाख का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। दैट इज द प्रॉफिट विच आई एम रिफरिंग टू। ओके, जो प्रॉफिट आपने कमाया। नाउ इन रियल लाइफ नॉट नेसेसरी दैट वो प्रॉफिट कैश में ही रियलाइज हो, अक्रूवल बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो हो सकता है कि वो अमाउंट डेटर्स के रूप में पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा है, या उसके अगेंस्ट में कुछ लाइबिलिटीज भी खड़ी है, तो वो अलग मैटर्स हो गया। लेकिन ओवरऑल हमारे नॉमिनल अकाउंट को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट मतलब याद है क्या? इनकम के अकाउंट और एक्सपेंस के अकाउंट। तो इनकम के अकाउंट्स में क्या क्या आता है? मेनली इनकम के अकाउंट में रेवेन्यू आता है, सेल्स, अपन ने सेल्स पढ़ा था, ये दे यूज द वर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, कंपनी लॉ में। तो ये एक मेन इनकम होती है, और देन अदर इनकम्स, देयर कैन बी सो मेनी अदर टाइप ऑफ इनकम्स विच अ कंपनी कैन अर्न। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स, इसे टोटल रेवेन्यू पता चलता है, उसमें से माइनस करते टोटल एक्सपेंसेस, तो उससे क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कितना हो, ये कहां दिखता है? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में दिखता है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जो प्रॉफिट आता है, कंपनी उस प्रॉफिट को चाहे तो सरप्लस में रख सकती है, मतलब पी&एल का ही बैलेंस में रख सकती है, पी&एल के बैलेंस को सरप्लस बोलते हैं। पी&एल का जो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस चल रहा है इतने सालों से, उसमें इस साल का और जुड़ गया, तो वो आप क्या बोलते हैं उसको? सरप्लस। उसी को बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब कि वो लॉस है। डेबिट बैलेंस इन पी&एल मतलब लॉस, मतलब आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, और पुराने भी लॉसेस क्रेडिट फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखेगा। लॉस है तो नेगेटिव फिगर बोल के आएगा, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव फिगर बोल के आएगा। दिस अमाउंट विल नॉट गो ऑन द एसेट साइड जस्ट बिकॉज डेबिट बैलेंस है। ये कहां दिखेगा? इक्विटी के अंडर में दिखेगा। इज दैट ओके? अब ये जो रिजर्व्स हमारे हैं या जो सरप्लस है, इस साल का जो प्रॉफिट है, हम उसको चाहे तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टू अदर रिजर्व्स अकाउंट। व्हाट आर द अदर टाइप ऑफ रिजर्व्स? सच एज जनरल रिजर्व, सच एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम लोग रिजर्व अकाउंट खोल सकते हैं एंड उसमें बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, सो डोंट कंफ्यूज बैलेंस ट्रांसफर विद एक्चुअल बैंक से बैलेंस ट्रांसफर। हम लोग बैंक में कोई नया अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट ही है ये, लेकिन पी&एल में बैलेंस पड़ा है, वहां से हटा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डबल एंट्री क्या होती है? पी&एल अकाउंट डेबिट एंड रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, जो भी दूसरे अकाउंट में आपको भेजना है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, सब्सिडी रिजर्व। अब हर एक रिजर्व का कोई ना कोई पर्पस हो सकता है। एक जनरल रिजर्व होता है जिसका कोई पर्पस नहीं होता, एज द नेम सजेस्ट, वो जनरल रिजर्व है। आप सरप्लस में भी पैसा रख सकते हो या चाहे तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, उसमें कोई मतलब कि रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, जनरल रिजर्व को यूज करने का कोई टेंशन नहीं है, इट इज जस्ट लाइक सरप्लस। लेकिन द अदर रिजर्व्स, some of them are created because of law, some of them are created as per some specific requirement of the company, okay, for fulfilling some purpose। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैपिटल रिजर्व का नाम बताया था, कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट पी&एल से ट्रांसफर होके नहीं आता है। कैपिटल रिजर्व में पैसा आता है जब आपको डायरेक्टली कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन एट अ प्रॉफिट। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी बुक वैल्यू मान लो 10 लाख रुपीज है, आपने उसको सेल किया 12 लाख रुपीज में, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको, तो वो 2 लाख रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ना कि हमारे जनरल पी&एल में जाएगा, क्योंकि वो कोई हमारा रोज रोज का प्रॉफिट होता है क्या? वो नहीं, इट्स नॉट अ रेगुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो वो रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटी ही नहीं है। रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटी मतलब कि जहां पर हम लोग फ्रूट्स ऑफ द ट्री को बेच रहे हैं, ट्री को ही बेच दिया तो उसको कैपिटल नेचर का एक्टिविटी बोलेंगे, कैपिटल नेचर का रिसीट। सो इसमें से कुछ कुछ रिजर्व दूसरे तरीके से क्रिएट होते हैं,
तो आई विल बी कमिंग टू ऑल ऑफ देम, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगा उसका। बट यहां पर जो कुछ रिजर्व दिख रहे हैं ये मोस्टली पीएनएल से बैलेंस ट्रांसफर होके क्रिएट होते हैं। नाउ हाउ डू दे वर्क एंड व्हाई आर वी क्रिएटिंग देम? सो जनरल रिजर्व तो ठीक है, उसका कोई एज सच स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। इफ वी डू नॉट वांट टू distribute all the profit available as dividend, we may either keep the portion of profit in the surplus itself or retained earning, or we may transfer it to general reserve, अगर उसको कोई स्पेसिफिक में नहीं भी डालना है तो। डिविडेंड में बांटना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, इट इज डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? हमारी कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी बैलेंसेस अगर फ्लक्चुएट होते हैं, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में अगर फॉल हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी, राइट, तो वो लॉस को मीट करने के लिए हमने पहले ही कुछ प्रॉफिट को बुक्स में रखा है, तो सो दैट हमारे उस साल के प्रॉफिट्स को कुछ उसका असर ना पड़े। सो हम लोग पहले से अलग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना करके रख लेते हैं। तो बैंक में कुछ नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में पीएनएल डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। फ्यूचर में मान लो हमें हमारी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 3 लाख में बेचना पड़ा, 5 लाख की बुक वैल्यू थी, उसको 3 लाख में बेचना पड़ा, क्योंकि मार्केट में कम ज्यादा हो सकता है, तो हमको 2 लाख का हो जाएगा लॉस। तो ये इसका बुक एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, ठीक है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट 2 लाख एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 5 लाख। बुक से इन्वेस्टमेंट हट गया, ये लॉस अकाउंट आ गया 2 लाख का डेबिट बैलेंस। ये लॉस को हम लोग इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये अकाउंट में, ये रिजर्व्स में कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस, और वो लॉस में डेबिट बैलेंस, वो लॉस अकाउंट को इसमें भेज देंगे और वो नलीफाई हो जाएगा। अगर ये नहीं बनाते तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ऐसा लिखा नहीं कि बनाना ही पड़ेगा, तो फिर वो लॉस हमारे जनरल रिजर्व में से एडजस्ट कर सकते हैं या हमारे उस साल के सरप्लस को एडजस्ट कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है। समझ रहे क्या? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एज द नेम सजेस्ट, टेल मी फॉर व्हाट पर्पस डू वी क्रिएट इट? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये वुमेन नहीं है, वर्कमैन है। बोलिए क्या? इंश्योरेंस, करेक्ट। तो कंपनी में बड़ी बड़ी देखो फैक्ट्रीज रह सकती है जहां पर वर्कमैन को कुछ अगर नुकसान हो गया, तो दिस कंपनीज आर लायबल, देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट लेबर लॉज इन द कंट्री, तो कंपनी में बिकम लायबल टू पे सम कॉम्पेंसेशन टू द वर्कमैन फॉर द लॉस दैट दे मे हैव सफर्ड इन द कंपनी। सो फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस आ सकता है, उसको एंटिसिपेट करते हुए अभी से उस रिजर्व, उसका एक रिजर्व बना के रख लिया हमने। समझ रहे हो? दिस इज ऑन अ सेफर साइड, कि भाई फ्यूचर में वो हमारे उस साल के प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट ना करें। इट इज लाइक द माइंडसेट ऑफ अस इंडियंस। अब आपकी जनरेशन तो कौन सी, जेन जी है कि कौन सी है? अल्फा बीटा जेन जी है। आप लोग तो ज्यादा सेविंग करने में विश्वास नहीं रखते हो, और आगे भी आई डोंट थिंक सो। लेकिन जो आपके पेरेंट्स होंगे या जो मेरे पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने तो कहाँ कहाँ पैसे नहीं छुपा के रखे हैं, है ना? तकिए के नीचे पैसे छुपे हुए हैं, है ना? कभी कोई पुरानी अलमारी खुलेगी उसमें से पैसे गिरेंगे, तो मतलब कि पुरानी 500 की नोट भी निकलती है अभी भी। अरे भाई वो तो जमा कर देते थे, नुकसान तो अपना ही होता है ना। सो तो व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारे इंडिया में प्रूडेंस का पहले से हमारा माइंडसेट है। वी पीपल आर गुड सेवर्स, वी लाइक टू सेव, और हम में से कई लोगों को तो है ही अपने अंदर से आते खून में ही रहता है कि नहीं, वी लाइक टू सेव, बराबर है कि नहीं? सो ये यहाँ पर वही चीज हो गई। हमने हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो लोगों को बांटने की बजाय, ओनर्स को बांटने की बजाय, हमने उसको एक अलग से रिजर्व में रखा, रिजर्व, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इन फ्यूचर। तो डिफिकल्ट सिचुएशन जो भी पर्पस ले रखा उसके लिए यूज कर सकते हो उसको, और आपको ऐसा स्पेसिफिक नहीं रखना है, इसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलेंगे, ये जो मैंने नाम लिखा, तो जनरल में रख दो, स्पेसिफिक नहीं रखना है तो। समझ रहे क्या? ऐसा। देन सब्सिडी रिजर्व, ओके, यस। तो फिर जरूरत नहीं है, अगर कंपनी ने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले लिया है, सो दे डोंट एंटिसिपेट कि ऐसा कोई लॉस अपने ऊपर आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी विल बेयर इट, तो फिर उनको रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दिस दैट आई एम टेलिंग यू आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर जस्ट द नेम्स ऑफ अ फ्यू रिजर्व्स,
हम लोग बजाज ऑटो लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखेंगे तो नहीं होंगे ऐसे सारे नाम, तो उसमें दो चार दूसरे नाम हो सकते हैं, समझ रहे हो क्या? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ रिजर्व्स, ये सिर्फ है भाई, कुछ नाम है, कुछ रिजर्व्स हैं। तो ऑन दीज लाइन्स यू हैव टू थिंक, you may create a reserve for anything else, like you may want, like foreign exchange fluctuation reserve, कोई कंपनी का बहुत सारा काम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में होता है, फॉरेन करेंसी का, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में, तो डोनाल्ड ट्रंप के राज में तो वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहेगा, तो कभी कंपनी को लॉस हो रहा है, कभी फायदा हो रहा है, तो वो लॉस हो रहा है तो उसके लिए रिजर्व बना सकते हैं, उसको हेजिंग भी बोलते हैं। नहीं नहीं, रिजर्व प्रॉफिट के बाद बनाते हैं, रिजर्व बना के प्रॉफिट कम नहीं दिखाते हैं, प्रॉफिट तो पहले ही आ गया, फिर वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है, वो रिजर्व में जाता है। रिजर्व्स आर नॉट एक्सपेंसेस, रिजर्व्स आर नॉट प्रोविजंस आल्सो, रिजर्व्स आर नॉट लाइबिलिटीज आल्सो, रिजर्व्स आर जस्ट प्रॉफिट सेट असाइड इन अ डिफरेंट अकाउंट। तो आपको रिजर्व बनाने के पहले वाले प्रॉफिट पे ही टैक्स देना पड़ता है, आप टैक्स के एंगल से बोल रहे हैं ना, प्रॉफिट कम दिखा के टैक्स कम देगी, सो डोंट वरी, इनकम टैक्स वालों को समझता है, वो लोग रिजर्व वगैरह का डिडक्शन अलाउ नहीं करते हैं। आप बनाओ ना, आपको जितने रिजर्व बनाना है बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम टैक्स वाले वो सब कंसिडर नहीं करते हैं। बाद में रिजर्व्स आर क्रिएटेड आफ्टर द टैक्सेस आर डिडक्टेड, फिर जो प्रॉफिट आता है उसमें से रिजर्व्स बनते हैं। चलो लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। आप लोग ने 3 क्वेश्चंस पूछ लिया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। कहाँ देखेंगे हम लोग? ये बजाज ऑटो लिमिटेड की बैलेंस शीट है। आप और भी कोई कंपनी की बैलेंस शीट अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो, लेकिन वही देखना, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? इसमें दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर 5627। देखो ना, टैक्स एक्सपेंस हटाने के बाद का प्रॉफिट है ये, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह तो बहुत पहले ही हट चुका है, ठीक है, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आ चुका है। तो व्हाट इज इबिटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इंटरेस्ट हट चुका है, सो दिस इज नॉट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स हट चुका है, डेप्रिसिएशन हट चुका है, डेप्रिसिएशन के साथ अमोर्टाइजेशन भी चला जाता है, सो ये बचा है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये प्रॉफिट किधर जाता है? ये प्रॉफिट जाता है, ये तो इसमें कुछ बाकी की इनकम्स वगैरह आ गई, ये वाला आंकड़ा आप ध्यान रखो, कौन सा आंकड़ा है? 5627। ये प्रॉफिट जाता है और हमारा जो सरप्लस है उसमें जाके मिलता है। सरप्लस की नोट हमको मिलेगी पेज नंबर 154-5 के आसपास, हाँ, ये अदर इक्विटी है, उन्होंने उसका नाम अदर इक्विटी रखा, अदर इक्विटी में उन्होंने हेडिंग दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। उसमें देखिए ये 5627 इधर आ गया ना, वो प्रॉफिट आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो गया। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड दिस वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, देयरफॉर इट इज द ओपनिंग बैलेंस। उसमें इस साल और क्या क्या चेंजेस हुए? उसमें इस साल का प्रॉफिट जुड़ गया, जो इस साल के रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से आया, फिर उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वैसे कुछ आइटम्स आ गए। अब ये अप्रोप्रिएशंस हैं, अब देखो ये प्रॉफिट आ गया, अब इसमें से अप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं, एज आई एम यूजिंग द वर्ड। तो अप्रोप्रिएशन कहाँ कहाँ जा रहे हैं? देखो प्रॉफिट, इसमें से इस साल 0 रुपीज गया जनरल रिजर्व में, तो देखो जनरल रिजर्व किधर है, जनरल रिजर्व किधर है? ऊपर है, देखो जनरल रिजर्व में 0 रुपीज आया, दिख रहा है? ये देखो 0 रुपीज। अब पिछले साल 502 रुपीज, मतलब रुपीज करोड़, सॉरी 502 रुपीज करोड़, ये पिछले साल आया था जनरल रिजर्व में। पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ही इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि इस साल उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि जनरल रिजर्व में डालना ही पड़ता है। फिर कुछ शेयर बायबैक में यूज हो गया, सम प्रॉफिट हैज बीन यूज्ड इन शेयर बायबैक, तो कंपनीज अपने खुद के शेयर्स को बायबैक भी कर सकती हैं एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, तो वहां पर प्रॉफिट्स का यूज किया कंपनी ने। देन शेयर बायबैक के लिए जो यूज किया, देखो कहाँ गया, ये 3087.47 ये अमाउंट, तो इसकी प्रॉपर एंट्री होती है ना, ये इसकी प्रॉपर एंट्री होती है, क्योंकि कंपनी को शेयर्स जो बायबैक करती है, मुझे बताइए अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो क्या शेयर होल्डर 10 रुपए में कंपनी को वापस देने को तैयार हो जाएंगे? नहीं ना, शेयर होल्डर तो मार्केट वैल्यू या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना, सो वो एक्स्ट्रा पैसा जो देंगे वो कहाँ डेबिट करेंगे?
तो शेयर फेस वैल्यू तो शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश तो ज्यादा दे रहे हैं, तो बाकी का डेबिट किधर जाएगा, तो वो इधर आ गया। ठीक है, ये शेयर बायबैक में जो यूज हुआ। फिर कुछ अमाउंट कंपनी ने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दिया 6.41 करोड़। ये देखिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, अभी आ गया 6.41। अब आपको अगले पेज पे लिखा भी है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कंपनी को कब बनाना पड़ता है, कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया है, तो है अपने सिलेबस में भी रिजर्व के बारे में एक दो लाइन, तो यही से पढ़ लो, आपको ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। क्या किताब का ही पढ़ना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ, आप बोलो वैसा। किताब का पढ़ेंगे मेरे लिए तो ज्यादा आसान है, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, आई वोंट हैव टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स। Where a company purchases its own shares out of free reserves or securities premium account, a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the capital reserve account. तो इस कंपनी ने अपने 6.41 करोड़ रुपीस के शेयर्स नॉमिनल वैल्यू के परचेज किया इस साल, और उतना ही अमाउंट उन्होंने क्या किया, अपने सरप्लस में से डेबिट करके कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। सिंपल डबल एंट्री है क्या, रिटेन अर्निंग या सरप्लस अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares. फ्यूचर में कंपनी इस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूज करके बोनस शेयर्स इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। अभी बायबैक कर लिया, फ्यूचर में कंपनी को लगता है तो वो बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल रहता है लेकिन आपको समझना है। अब ये 6.41 का आंकड़ा समझ रहे हैं आपको, लेट मी ट्राई एंड फाइंड कि यहां पर कहीं दिख रहा है क्या, वो कंपनी ने जो शेयर्स बायबैक किया है उसका डिटेल कहीं दिखता है क्या अपने को। ये देखिए इशूड और बॉट बैक ड्यूरिंग द ईयर, कितने रुपीस के शेयर कंपनी ने बायबैक किया है, 6.41 करोड़ के। ये क्या है, ये फेस वैल्यू है, दिस इज नॉट द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पता है किधर है, ये देखिए ये नीचे लिखा है उसकी मार्केट वैल्यू। इन दिस रिगार्ड कंपनी बॉट बैक 6.41 करोड़ शेयर्स, ठीक है, बेसिकली शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 6.41 करोड़, मतलब 64 लाख रुपीस के, 64 लाख नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक किया फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एट अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज बायबैक प्राइस ऑफ 3,900 रुपए पर शेयर में खरीदा। उसका फेस वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपीज। कितने में खरीदा, 3,900 रुपए में एक शेयर। तो कंपनी ने, अच्छा बायबैक के पहले जितने शेयर्स थे उसका ये 2.22% है, ये सब मेंशन करना पड़ता है। फिर बायबैक रिजल्टेड इन अ कैश आउटफ्लो ऑफ 2,499.97 करोड़, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ दिस मच वाज पेड टुवर्ड्स टैक्स ऑन बायबैक। बायबैक पे टैक्स भी भरना पड़ता है कंपनी को अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ओके। इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंपनी हैज क्रिएटेड a capital redemption reserve of 6.41 crores equal to the nominal value of shares bought back as an appropriation from retained earnings. The buyback committee approved the completion and closure of the buyback. So now see, the more you learn how less you know, the more you know how less you know. अब बायबैक के बारे में पता चला, पहले तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। नाउ देयर शुड बी क्यूरियोसिटी इन योर माइंड कि सर कंपनी कौन सी सिचुएशन में बायबैक करती होंगी, कंपनी को बायबैक करने का फायदा होता है कि नुकसान होता है, मजबूरी में करती है कि कंपनी विलिंगली करती है, शेयर होल्डर्स के ऊपर में मैंडेटरी रहता है कि नहीं रहता है, इसमें और क्या कंडीशंस हैं। सो वो सब जानने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। मे बी बिजनेस स्टडीज में मे बी रहेगा, आई डोंट थिंक रहेगा ये 12th में, मे बी कंपनी लॉ में रहेगा। सो इवन दो इट मे नॉट बी योर कोर सब्जेक्ट इन योर फ्यूचर, बट देन स्टिल यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितनी चीजें सीखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। एंड द रियल फ्लेक्स इज नॉट अभी आप क्या क्या गैजेट्स यूज कर रहे हो और क्या, ये सब तो पिताजी के पैसे के। अभी ये एज में अगर आपके पास नॉलेज है तो यू विल स्टैंड आउट अमंग योर फ्रेंड्स डायरेक्टली, एंड डोंट जस्ट हैव नॉलेज टू शो ऑफ। बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि नॉलेज रहना तो हमेशा ही काम में आता है। नॉलेजेबल पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, है ना। संस्कृत में हम लोग श्लोक पढ़ते थे कि जो ज्ञानी पर्सन होता है उसको तो हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट श्लोक, लेकिन नॉलेज तो काम में आता है। सो मैं भी नहीं क्लेम कर रहा हूँ, मुझे भी पूरा उसका स्ट्रेटेजी और ये सब नहीं पता, एग्जैक्ट कंपनी लॉ क्या बोलता है नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आई हैव द क्यूरियोसिटी कि आई कैन गो एंड फाइंड इट, आई नो वेयर टू फाइंड इट, ये सब चीजें। सो यू शुड हैव दैट इन योर माइंड। सो ऐसा बायबैक के लिए गया, इतना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में गया, तो ये अमाउंट जो है
ये बेसिकली इधर से माइनस हुआ है, हाँ ये इधर से माइनस हुआ है, ये लेस है, ये सारे अमाउंट लेस हुए हैं, ठीक है बेटा। ये पूरा 7145 अमाउंट कम हुआ है, 340 में इतना प्लस हुआ है, फिर ये 1.58 माइनस हुआ है, एक्चुअल लॉसेस है ये। देन ये 7145, ये तीनों अप्रोप्रिएशन का टोटल है। और ये डिविडेंड, कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बट हमारा ये कौन से ईयर का स्टेटमेंट है? 2023 का है। तो 23 में 22 का डिविडेंड डेबिट होता है, ठीक है, और ये 21 का डिविडेंड ये था। तो कंपनी ने दोनों साल डिविडेंड इक्वल रखा है। तो ये एक और तरीके से रख सकते हैं, इस बार तो कंपनी के पास प्रॉफिट्स था। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जिसके थ्रू कंपनी चाहे तो अपना डिविडेंड इक्वलाइज करके रख सकती है, ताकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैनिक ना हो। सो उसके लिए भी रिजर्व बनाया जा सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। हैव आई मेंशन्ड द नेम हियर? नो। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, यहां पर भी आप और नाम देखो, और क्या क्या रिजर्व्स हैं। देखो, कैश फ्लो हेजिंग रिजर्व, कॉस्ट ऑफ हेजिंग रिजर्व, ठीक है, ये अभी है नहीं, पिछले साल थे। देन FVTOCI रिजर्व, जिसके बारे में यहां दिया था आपको, है ना, फेयर वैल्यू रिलेटेड, फेयर वैल्यू ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज। तो वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्या, उससे संबंधित एक रिजर्व है। देन यहां पर देखो कुछ रिजर्व्स के बारे में मेंशन्ड है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स, देन ट्रेजरी शेयर्स। तो इंडिया में लिस्टेड कंपनीज को एएस नहीं इंडेस फॉलो करना पड़ता है, इंडेस। तो ये इंडेस के हिसाब से उन लोग ने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स बनाए हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश में सैलरी देगी, उनको ESOP वगैरह भी देती है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसके लिए भी रिजर्व बना के रखती है कंपनी कि वो इतना अमाउंट शेयर देना है। तो देखो कंपनी का इतना ओपनिंग बैलेंस था, उसमें इस साल और बनाया 29.82, इतना बैलेंस एट दी एंड है 29.82। समझ रहे क्या आप? ट्रेजरी शेयर्स, ओके, ट्रेजरी शेयर्स से संबंधित भी ये कुछ प्रॉफिट्स पड़े। ट्रेजरी शेयर्स मतलब कंपनी की खुद ही के शेयर्स। तो ये बैलेंस एट द एंड जो है नेगेटिव बैलेंस है, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसका डेबिट बैलेंस है, सही है, खुद के इन्वेस्टमेंट्स है वो, तो डेबिट बैलेंस रहेगा ना इन्वेस्टमेंट्स का, तो वैसा। तो ये जो है ये कुछ रीजंस आपको ये बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। आप अगर 3-4 और कोई दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट डाउनलोड करोगे, आपको उसमें और भी रिजर्व्स मिलेंगे। सो एटलीस्ट अभी अपन ने कौन सा रिजर्व देख लिया इसमें से? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व देखा इसमें से, और जनरल रिजर्व देखा, हमने रिटेन्ड अर्निंग्स देखा, लेकिन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक होता है चलो अब ये वाले रिजर्व्स कैसे बनते हैं आपको समझ गया। जैसे वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी बना, कैसे बना? बाय ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स से उतना कम हुआ और इधर उतना बढ़ गया। बट हर एक रिजर्व वैसे नहीं बनता है, जैसे कि एक रीवैल्यूएशन रिजर्व करके होता है, वो कैसे बनता है? जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, एसेट्स मान लो आपके पास में एसेट्स है 10 लाख रुपीस बुक वैल्यू के, लेकिन अब वो एसेट्स को आपको 12 लाख पे रीवैल्यू करना है। वैसे तो ऐसा रीवैल्यू करना जनरली अलाउड नहीं रहता है, लेकिन सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप चाहे तो उस एसेट्स अकाउंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हो। एसेट्स अकाउंट का बुक वैल्यू बढ़ा दिया आपने। वैसे तो हमने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है वो? एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, है ना, नेट एंड लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। लेकिन कभी कभार स्पेशल सिचुएशन में एएस अलाउ करता है एसेट्स के वैल्यू को रीवैल्यू करने को, तो अगर वैल्यू को अपवर्ड्स आप बढ़ा रहे हो तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो जो कि ये सब चीजें आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, वेदर यू वुड वांट टू डू दैट और नॉट। देन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये किस पर्पस के बनाया जाता होगा? डिबेंचर्स के जो पैसे पे ऑफ करना रहता है। देखो अपने सब्जेक्ट में नाम में बहुत सारा मीनिंग मिल जाता है, दैट इज अ बिग गुड थिंग, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल वाला चक्कर नहीं है। तो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जो पैसे हमको लगेंगे, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर्स हमको थोड़ा थोड़ा वो रिजर्व बनाते रहना पड़ता है। जब तक उसका रिडेम्पशन वाला ईयर आता है तब तक के वो रिजर्व हमारा एज पर लॉ बन जाना चाहिए। सो अबाउट दैट यू विल नॉट स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, यू विल स्टडी, जो लोग पढ़ेंगे इन CA फाउंडेशन, अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वो कितना बनाना पड़ता है, क्या उसका कंपनी लॉ का कंडीशन है। देन शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसकी हम लोग ने बात किया। जो शेयर बेस्ड पेमेंट वाला रिजर्व था ना वो,
कि इंप्लॉइज को फ्यूचर में शेयर्स देना है, तो अभी से हम लोग उसके रिस्पेक्ट में कुछ कुछ अमाउंट जो है प्रॉफिट्स का इधर ट्रांसफर करके रख देते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में इंप्लॉइज को शेयर सस्ते में दोगे। आप 3000 के मार्केट वैल्यू का शेयर 3000 में दोगे तो क्या फायदा, इंप्लॉय को 3000 मार्केट वैल्यू का शेयर 1000 में दोगे तो 2000 का लॉस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा ना। सो वो 2000 का लॉस कहां से मीट होगा, ये शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से, क्योंकि इंप्लॉय का कॉम्पेंसेशन कितना दिया आपने 3000, लेकिन उसके बदले में पैसा कितना आया 1000, तो दूसरा जो डेबिट पड़ा है वो ये वाले अकाउंट से मीट हो जाएगा, फिर जो लॉस है वो। एंड देन देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इन शेयर इशू चैप्टर अगेन। जब हम लोग सिक्योरिटीज को इशू करते हैं एट अ प्रीमियम, फेस वैल्यू के ऊपर से ज्यादा पे, तो हमको मिलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसा। तो आपको कंपनी का अगर देखोगे बैलेंस शीट, खास करके जिसने पिछले 1-2 सालों में इशू किया होगा शेयर्स, नए शेयर्स इशू किया होगा, तो आपको उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दिखेगा, क्योंकि वो इशू तो कोई फेस वैल्यू पे करता नहीं है, इशू तो करते मार्केट प्राइस पे, डिमांड सप्लाई के हिसाब से देख के। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डालते हैं। तो डबल एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट से ₹25, 10 रुपए का शेयर 25 में इशू किया, तो इफेक्टिव एंट्री बता रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹10, ठीक है, फेस वैल्यू से, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट ₹15। समझ रहे क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 रुपए क्रेडिट कर देते हैं। तो फिर उसका क्या होता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप सिर्फ 5 पर्पस से यूज कर सकते हो, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है कंपनी लॉ के हिसाब से, उसमें ज्यादा कुछ अलाउड नहीं रहता है। सो लेट अस सी इन द बुक व्हाट ऑल इज रिटेन अबाउट दिस रिजर्व्स। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात हुई है, तो उसके पर्पसेस, ओके, यहां पर तो सिर्फ इतना लिख दिया है, इट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पसेस स्टेटेड इन सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहां पर तो डिटेल में लोग ने बताया नहीं है, बट आई थिंक आपकी जो सेकंड नंबर वाली मॉड्यूल रहेगी, शेयर्स इशू वाला जो जिसमें चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा उसका थियरी कि वेयर कैन वी एक्चुअली यूज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, वन ऑफ द यूज इज टू राइट ऑफ द लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेकेंड इज टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉसेस एंड डिस्काउंट दोनों। वन इज टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। ऐसे कुछ 5 ही जगह पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना, कुछ 5 ही टाइप के लॉसेस हैं, या कुछ बोनस शेयर्स वगैरह के केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्टेड नेचर का रिजर्व होता है ना, इसको डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ रिजर्व्स को हम लोग सीधा उठा के डिविडेंड उससे नहीं बांट सकते। सो जरा हम लोग ये 2-3 पेज जो है, पेज नंबर 12 एंड 13, आपको इतना ही है, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं है चीजें, आपको ये पढ़ना है। सो रिजर्व्स इज द अमाउंट सेट असाइड that is transferred out of the profits to meet the legal requirement such as capital reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve and share option outstanding account. These are created out of legal requirements. B, amount received being a capital receipt. सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस P&L से ट्रांसफर होके नहीं आता है, वो शेयर इशू करते वक्त ही आपने एक्स्ट्रा में इशू किया तभी आ गया। और टू मीट एनी लाइबिलिटी, ये 3 सिचुएशन में रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं, सच एज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की लाइबिलिटी आ सकती है, उसके लिए हमने सेट असाइड किया। सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी थोड़ा सा फर्क है। सरप्लस मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो कि P&L में ही पड़ी है, जिसमें इस साल की और अर्निंग ऐड हो जाएगी, तो सरप्लस दैट इज द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, P&L का जो इस साल का नेट बैलेंस है इस साल का, दैट इज द प्रॉफिट, बट उसमें ओपनिंग बैलेंस में उसको और जोड़ दिए तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ रहे क्या, सरप्लस मींस accumulated profit which is not appropriated or distributed as dividend, that is the balance of profit remaining after all appropriations towards reserves and dividend। सारे appropriations के बाद जो बचता है उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। देखिए सरप्लस में आपने देखा कितना सारा प्लस माइनस हुआ। यही कंपनी की अगर आप अगले साल की बैलेंस शीट डाउनलोड करते थे तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस दिखेगा सरप्लस का, और उसमें भी जो भी कम ज्यादा किया फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। दिस इज द सरप्लस, उसका ही उसी में से वो लोग अप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं। देन reserves and surplus is shown as a single amount on the face of the balance sheet against reserves and surplus under shareholders fund।
माइनर हेडिंग कौन सी? रिजर्व्स एंड सरप्लस. डिटेल्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन रिजर्व्स एंड सरप्लस, गिविंग ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन एंड क्लोजिंग बैलेंस फॉर ईच आइटम. देखिए यहां पर हर एक आइटम का डिटेल्स था, है ना, बैलेंस एट द बिगनिंग और क्या चेंजेस हुए, बैलेंस एट द बिगनिंग एंड रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द ईयर. दिख रहा है आपको? सो सिर्फ ये अदर रिजर्व्स के बारे में दूसरी नोट में लोग ने डिटेल दिया है, इसलिए यहां पर डिटेल्स नहीं दिया, बट उसका डिटेल जरूर है नोट्स में. दिस इज नोट नंबर 14. तो वैसे ही नोट नंबर 33 में वो अदर रिजर्व्स के बारे में दिया है, लेकिन हर एक रिजर्व का उन लोगों ने प्लस माइनस क्या हुआ है वो अमाउंट जरूर से दिया है. देन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स द हेड्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्या क्या बोलता है वो? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम. उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल सकते हैं. डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग. दीज आर द नेम्स which are specified by the Companies Act format, but are they strictly used as it is? No, you can have other reserves. लिखा ये other reserves to specify the nature and purpose. तो ये देखिए, ये उन लोगों ने अगले पेज पे स्पेसिफाई किया है ना कि ये रिजर्व बनाया तो क्यों बनाया, नेचर एंड पर्पस. तो ये सारी चीजें प्रॉपर लॉ के हिसाब से चलती है. एंड सरप्लस, सरप्लस क्या होता है? सरप्लस इज द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. A company is required to show the reserves that are in the nature of reserves at serial number 1 to 6 under the prescribed head. इसको तो सेपरेट सेपरेट बताना कंपलसरी है. ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसको तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बताना ही पड़ेगा. शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट अलाउज द कंपनी टू हैव अदर रिजर्व्स आल्सो. अदर रिजर्व्स सच एज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जनरल रिजर्व एटसेट्रा. ईच सच रिजर्व इज शोन सेपरेटली. तो जो मैंने आपको बताया, अब सारी चीजें बुक में मैच हो रही है ना, तो उससे आपकी पढ़ाई वो उतनी कंप्लीट होती जाएगी. सरप्लस, सरप्लस क्या होता है? बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. इट्स शोन एज अ सेपरेट आइटम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग ओनली. इट इज accumulated balance of profits of the past years, also current year remaining after all appropriations towards reserves and dividend. करंट ईयर प्रॉफिट जो अल्टीमेटली बच रहा है वो भी उसमें ऐड हो जाता है. इट में हैव अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस. करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस इज एडेड टू द बैलेंस. लॉस रहेगा तो ऑब्वियसली वो माइनस हो जाएगा of earlier years brought forward, from which appropriation towards other reserves and dividends are made. What is the difference between the statement of P&L and surplus? Statement of P&L क्या था बेटा? वो इस साल का सिर्फ स्टेटमेंट था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस टैक्स पैसा. और ये दिस इज द सरप्लस, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस. ये सरप्लस इतना था, इस साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L से इतना आंकड़ा आया, है ना. सो स्टेटमेंट ऑफ P&L तो पूरा आपका प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड का पूरा स्टेटमेंट है, एंड सरप्लस तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अभी तक कितना प्रॉफिट जमा हुआ है. इज दैट ओके? नाउ जस्ट ऑन योर ओन मैंने तो आपको ये सारी चीजें बताया है. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू इज जस्ट रीड थ्रू दिस 1 2 3 4 5 6. बस ये 6 रिजर्व्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है. मैं तो क्लास में करवाऊंगा, फ्री में आगे बढ़ूंगा, लेकिन जस्ट एक रीड कर लो. आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन वेरी मच डिटेल. सो वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास, ठीक है. थैंक यू.